why majority students fails in GATE examination, not only in just GATE examination but any competitive examination in India. If you see the percentage of success, आप देख सकते हो कि काफ़ी लाखों की संख्या में लोग एग्जामिनेशन देते हैं बट उसमें से केवल चंद लोगों का ही सिलेक्शन होता है. तो ऐसा वो क्या डिफरेंट करते हैं वो लोग बाकी लोगों से, कि बाकी लोग ऐसा तो क्या करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और टॉपर्स फेल नहीं होते. तो इस वीडियो में मैं पूरा लिस्ट आउट करूँगा 12 ऐसे डिफरेंट रीजंस की जिसकी वजह से लोग फेल हो सकते हैं, राइट. तो अब शुरू करते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लेक ऑफ कंसिस्टेंसी. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अब कंसिस्टेंसी में काफ़ी लेक करते हैं. मतलब ऐसा है कि काफ़ी लोग अभी पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर थोड़े दिन पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में तो जोश काफ़ी रहता है, फिर थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी डाउन होते जाएंगे और पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वापस से पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर वापस से छोड़ देंगे. तो कंसिस्टेंसी मैटर नहीं, मतलब मेंटेन नहीं कर पाते, जिसके कारण उसके पढ़ाई में काफ़ी इफेक्ट होता है. अब आप जब बीच में गैप लोगे, राइट, तो आप फिर से जब पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको फिर से वही फ्लो बना रहने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है. फिर से वही चीज़ें रिवाइज करने में एंड ऑल आपको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, राइट. तो कभी भी आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना फ्लो कभी भी छोड़े नहीं, कंसिस्टेंटली मेंटेन करें. चाहे आप 1 घंटा पढ़े या 2 घंटा पढ़े, बट डेली पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं अपनी बात करूँ मेरे गेट की जर्नी में, तो मैंने 2019 के स्टार्ट से अपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फॉर गेट 21, राइट. तो इन 2 साल के प्रिपरेशन के दौरान देयर वाज हार्डली वेरी फ्यू डेज कि मैंने नहीं पढ़ा, और दैट टू विथ वैलिड रीज़न, राइट. अदर देन दैट, चाहे कोई सा भी बड़ा फेस्टिवल, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ ना कुछ कैसे भी करके टाइम निकाल के कुछ ना कुछ पढ़ लेता था. चाहे कॉलेज के एग्ज़ाम हो, चाहे कहीं पे बाहर ट्रिप पे जाना हो, या कुछ भी हो, राइट. तो एक ये चीज़ है कि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रिपरेशन जर्नी में. तो इसके कारण आप कभी भी जब पढ़ाई शुरू करें कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करें, पढ़ाई में टच कभी भी लूज़ ना करें, ताकि आप जाके अच्छा रैंक ला पाए, राइट. अब नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट. मेजॉरिटी स्टूडेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता है, अपने अंदर एक डाउट रख के बैठते हैं कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, राइट. जैसे मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एवरेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने पास्ट में नहीं किया होता है, जिसकी वजह से ये डाउट आना काफ़ी वाजिबी है, राइट. मतलब आता ही है हर किसी को. जैसे मैंने जब स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग में मेरे को भी आया था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं भी एक एवरेज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. मैंने भी पास में डिप्लोमा किया था इंस्टेड ऑफ 11-12, तो मुझे डाउट आता था. बट विद द टाइम मैंने सबसे पहली चीज़ मैंने जो अपने आप पे वर्क की, वो जो मेरे अंदर जो डाउट था वो मैंने दूर किया. उसके बाद जाके मैं मेरे गेट के अंदर जर्नी में फ्लो अच्छा बना पाया. तो अपने अंदर का जो डाउट है वो आपको हमेशा रोक के रखेगा गेट की प्रिपरेशन में अच्छा करने से. हमेशा वो आपको एक चीज़, मतलब आपके अंदर में हो पाएगा कि ये तो मेरे से नहीं होगा, रहने देते. जब भी आप थोड़ा सा भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, थोड़ा सा भी ज़्यादा आप अपने आप के प्रेशर ले लेंगे, तब आपका एक चीज़ दिमाग में आ जाएगी, छोड़ो यार ये तो नहीं होने वाला है, राइट. तो वहाँ से आपका गेट का मतलब प्रिपरेशन बहुत ही रुक सकता है. तो ये एक डाउट आपके अंदर से हटाना चाहिए. अब क्वेश्चन ये है कि डाउट हटाते कैसे, राइट. तो मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं काफ़ी लोगों के टॉपर्स के इंटरव्यू हमेशा देखता था, काफ़ी लोगों के जो टॉपर्स मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मेजॉरिटी टॉपर्स हु गॉट वेरी गुड रैंक इन गेट एग्जामिनेशन आर बिलोंग टू वेरी एवरेज बैकग्राउंड, राइट. किसी ने कोई ने IIT NIT से कुछ फोड़ू नहीं किया था पास में, बट जस्ट बिकॉज कि गेट में अच्छा प्रिपरेशन किया उसकी वजह से रैंक आ गया. आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं हूँ. मैं काफ़ी एवरेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. मैंने अच्छा प्रिपरेशन किया. आपके सामने अभी मेरा ऑल इंडिया रैंक 7 है, राइट. तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने थे, राइट. तो वो सारे केसेस को देख के मेरे को एक रियलाइज़ हुआ. एंड सेकेंड थिंग कि मैं जब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आस्किंग क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि वाई आई कैन नॉट डू दैट, आई स्टार्टेड गेटिंग अ रिजल्ट कि भाई हाँ ये रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट. एंड देन अगेन आई स्टार्टेड क्वेश्चन वाई आई कैन नॉट इम्प्रूव दिस एंड दैट. तो मुझे एक चीज़ समझ में आ कि मेरे दिमाग में जितनी भी चीज़ थी कि मैं ये अचीव नहीं कर पाऊंगा, वो सारी की सारी मिसकंसेप्शन थी, कि एक एक्सक्यूज़ था बस कि मैं अपने आप को रोक के रख रहा था. बट ऐसा कोई भी सिंगल रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से आप नहीं कर पाओगे. आपके अंदर कोई भी खामी है तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो. आपकी कुछ भी चीज़ है उसे इम्प्रूव कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आप अपना एक अच्छा रैंक ला सकते हो. तो आपके अंदर का जो डाउट है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है,
उसे हटाओगे तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजन टू राइट गेट एग्जामिनेशन। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही उनको क्लैरिटी नहीं होती है कि गेट एग्जाम में अच्छा रैंक आएगा तो उसका यूटिलाइज पीएसयू में करेंगे या एमटेक में करेंगे, ठीक है, दैट इज़ फाइन। बट आपको जस्ट पता तो है कि गेट एग्जाम लिखने से अच्छी लाइफ बन सकती है, पीएसयू में जॉब मिल सकती है, या एमटेक में अच्छा आईआईटी आईआईएससी मिल सकता है जहाँ से अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, या फिर जहाँ से अच्छी रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि क्यों आपको गेट करना है, क्यों आपको उसमें से ही एक ऑप्शन चाहिए, क्यों आपको इंडिया में ही एमटेक करना है, राइट। काफ़ी लोगों के दिमाग में फिर ऐसा होता है कि छोड़ो यार गेट वगैरह, ठीक है, इंडिया में एमटेक नहीं करना है, पीएसयू वगैरह नहीं मिलेगा और बाहर फॉरेन चले जाएंगे, ये चीज़ रहती है। तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा तब तक आप डाइवर्ट बहुत होते जाओगे। मतलब काफ़ी लोग प्लेसमेंट की वजह से भी डाइवर्ट हो जाते हैं, फाइनल ईयर में प्लेसमेंट मिल जाता है जिसके कारण भी लोग फिर अपना गेट का प्रिपरेशन डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, और उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता है, लाइफ का स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं होता है उस टाइम पे कि मेरे को इसमें से कोई एक ऑप्शन चाहिए, मेरे को चाहे पीएसयू चाहिए या मेरे को एमटेक चाहिए ही चाहिए, मेरे को अच्छा गेट में लाना है। तो वो एक ज़िद नहीं होगी, तब तक भी आप और काफ़ी डाइवर्ट हो जाओगे बाकी रीजंस की वजह से। तो बाकी तो एक वो ज़िद वो स्ट्रॉन्ग रीज़न की वजह से आती है, और वो स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्यों आपको ये चीज़ करनी है, राइट। नाउ अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप पे। तो इनकम्प्लीट सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करते लोग और एक्सपेक्ट करते कि गेट में जाके सब चीज़ें, सब क्वेश्चन अच्छे से बन पाएंगे और रैंक आ जाएगा अच्छा। तो देखिए, अगर आपको बहुत ही अच्छा रैंक चाहिए, राइट, तो आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, क्योंकि टॉप रैंक में लाने के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी कम इंपॉर्टेंट है, ये तो उसको छोड़ दे, स्किप कर दे। तो ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंस, इस बार मटेरियल साइंस पे से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गया, राइट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके रैंक को बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है, राइट। तो काफ़ी लोग ऐसे पूरा इग्नोर मार देंगे और 4 मार्क्स लूज कर देंगे मटेरियल साइंस में। ऐसी चीज़ नहीं करनी है, राइट। जो भी कॉन्सेप्ट्स है, मतलब एटलीस्ट मैं बताऊं कि एटलीस्ट जो गेट में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स है, वो तो सारे आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि उसमें से आप कुछ चीज़ें स्किप कर सको, वो तो कंप्लीट करना ही करना है। बट उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जहाँ से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए बट गेट के सिलेबस में है। 21 में काफ़ी नया सिलेबस ऐड हुआ था, 21 में क्वेश्चन नहीं आया, 22 में क्वेश्चन उतना नहीं आया, 23 में आ गया, मतलब 22 में भी आया था, 23 में भी आ गया, राइट। तो क्वेश्चंस आते हैं, नए टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, बट अगर वो टॉपिक गेट के सिलेबस में है तो आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। नाउ थिंग इज कि भाई ठीक है, मानते हैं कि वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसे कम टाइम दे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। वो आप करना चाहिए आपको कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट कम इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्किप करना कंप्लीटली, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग। उसे कम टाइम दे, मेन चीज़ कर ले कि जैसे अभी कुछ अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे गवर्नर में अभी तक ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने, तो मेन गवर्नर की चीज़ पढ़ लो, हो गया काम, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेजर बड़े सब्जेक्ट्स छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा होता है बड़े सब्जेक्ट्स जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी रहते हैं वो भी पूरे छोड़ देते हैं, फिर गेट में जाके गेट एग्ज़ाम दे के आते हैं और फिर बोलते हैं कि भैया मेरे तो इतने ही मार्क्स आए, भैया मैं तो गेट में रैंक नहीं ला पाया। और ये भाई तुमने पूरा सिलेबस पहले नहीं कंप्लीट किया, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम गेट में अच्छा रैंक ला पाओ। पहले सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट करो, फिर जाके एक्सपेक्टेशन रखो अपने अंदर कि भाई गेट में अच्छा रैंक लाना चाहिए। तो सिलेबस कंप्लीट पूरा करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका अच्छा रैंक आ सकता है, राइट। नाउ फिफ्थ स्टेप, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे ऐसा है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला रटते हैं, क्वेश्चन पे चले जाते हैं और क्वेश्चन में जो डेटा है उसको फार्मूला में पुट करके आंसर लाते हैं। ऐसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मतलब न्यूमेरिकल ओरिएंटेड केवल प्रिपरेशन से गेट में रैंक नहीं आएगा, वो दिन गए। अब ऐसा है कि हर साल गेट में आप देखेंगे 2020 से स्टार्ट हुआ है ट्रेंड, 21, 22, 23 में हर साल क्वेश्चंस काफ़ी ट्विस्ट करके आते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में थोड़े से भी मतलब क्लियर नहीं हुए तो आपका रैंक कहीं, मतलब आपके मार्क्स काफ़ी जगह पे जा सकते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल
न्यूमेरिकल ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने से एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस अच्छे से नहीं बनेंगे। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उतना सारे क्वेश्चंस उतने एक्यूरेटली नहीं बना पाएंगे। काफ़ी लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स के कारण मार्क्स गए, बट मेरे मुताबिक सिली मिस्टेक्स में मार्क्स जाने का एक और रीज़न है कि आपके कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कहीं कमी होती है। तो काफ़ी लोग जिसको सिली मिस्टेक मानते हैं वो सिली मिस्टेक नहीं होती, वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती है, राइट। मिस्टेक काफ़ी टाइप की होती है, तो सिली मिस्टेक कहना कि भाई हाँ ये हो गया वो हो गया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे उसके कारण आपने वो चीज़ ली है, आपने बाय मिस्टेक नहीं ली है, राइट। तो ये चीज़ भी होती है। तो हर चीज़ को सिली मिस्टेक पे ब्लेम मत डालो, देखो आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका रैंक नहीं आएगा। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कैसे कर सकते हैं, राइट। अब काफ़ी आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग से या कहीं से भी, कोई कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। सब लोग पढ़ा के छोड़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स आपको खुद क्लियर करने हैं, सारे A to Z। अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में आप थिंकिंग करेंगे, या फिर जब आप पढ़ाई कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, तो थिंक करेंगे कि अच्छा ये ऐसा क्यों है, हाउ, वाई, वैन, वैसे सब चीज़ों से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है, राइट। विदाउट दैट कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होता है। काफ़ी जगह पे आप न्यूमेरिकल में मतलब काफ़ी फार्मूलाज पढ़ लेंगे, बट आपको पता ही नहीं है कि फार्मूलाज कहाँ से आया है, क्या सिग्निफाई करता है, राइट। जब तक काफ़ी फार्मूलाज के डेरिवेशन आप पढ़ेंगे तब उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। बुक वगैरह से ऐसे तो देखो गेट वगैरह एग्जाम में बुक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ चीज़ें जहाँ पे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव में प्रॉब्लम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एंट्रोपी, एक्सर्जी वगैरह है थर्मोडायनेमिक्स में। एक एग्जांपल दिया, ऐसे हर सब्जेक्ट में, हर एक ब्रांच में, हर एक सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपिक रहता है जिसमें मेजॉरिटी लोगों को प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है? क्या उसमें कुछ ऐसा तो खास वो डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स तो नहीं बनाते, उसके बस कॉन्सेप्ट थोड़े ट्रिकी है अंडरस्टैंड करने में। तो ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट उस कॉन्सेप्ट पे देना पड़ेगा। जैसे उसमें आप चाहे पर्टिकुलर कोई NPTEL का वीडियो देख ले, या चाहे पर्टिकुलर कोई बुक फॉलो कर ले पर्टिकुलर दैट टॉपिक के लिए, तो वो बेटर रहेगा। ऐसे करके आप सारे जो टॉपिक्स है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तब जाके आपका अच्छा रैंक आ सकता है, राइट। अब बात करते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, चलो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए, मैंने देखे काफ़ी लोग जिसके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, राइट। उन लोगों को ज़्यादातर इंटरव्यू वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उन लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो क्वेश्चन गिवन टाइम फ्रेम में एक्यूरेटली सॉल्व कर नहीं पाते, राइट। तो ऐसा रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, बट वो सब चीज़ें स्ट्राइक इमीडिएटली होना और एक पर्टिकुलर फ्लो बनना कि हाँ ये चीज़ डेटा गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, तो इसमें से यहाँ से ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करके फाइनल आंसर, दैट टू इन गिवन टाइम फ्रेम एंड दैट टू एक्यूरेटली। वो चीज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बाद एक लिमिट से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद में आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्वेश्चन पढ़ के ही तुरंत समझ में आ जाएगी। मतलब एक टाइम के बाद क्वेश्चन पढ़ के आप खुद नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही सीधा सॉल्व करने लगेगा। मतलब क्वेश्चन देखा और सीधा आपका हाथ चलने लगा। ये चीज़ होगी आपके साथ अगर आप एक लिमिट को मतलब क्रॉस कर देंगे, जब इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। अब काफ़ी लोग यहाँ पे प्रैक्टिस में केवल प्रीवियस ईयर पर लिमिटेड रहते हैं। मतलब केवल प्रीवियस ईयर पर लिमिटेड रहना मैं बोलूँगा कि सफिशिएंट नहीं है। आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब उसके ज़्यादा आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ESE के प्रीवियस से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वर्कबुक वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, आप कहाँ से कोचिंग वगैरह कर रहे हैं। बुक से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट बुक में क्या दिक्कत होती है कि बुक में फिर इररिलेवेंट टॉपिक के भी क्वेश्चन, मतलब जो गेट के सिलेबस के रिलेवेंट नहीं है उससे भी क्वेश्चंस, उसमें उसके टॉपिक के भी क्वेश्चंस होंगे। तो आपको बुक से थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। बट बुक भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब एक अगर आप स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गेट में डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होते हैं। पास्ट ईयर आप उठा के देख लो, कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के देख लो, डेफिनेटली आपको काफ़ी मिल जाएंगे जो स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे चेंजेस करके डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया, राइट।
तो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। गेट में डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से भी मॉडिफाई करके क्वेश्चंस डालते हैं, गेट में ईएससी प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस मॉडिफाई करके डालते हैं, राइट। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे 100 प्रैक्टिस में, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कैसे टैकल करना है। मतलब ऐसा होगा काफ़ी बारी कि आपको 100% चीज़ें नहीं भी आती होगी, आपको क्वेश्चन देख के समझ में नहीं भी आता होगा, मतलब या फिर उसके रिलेवेंट आपने कुछ पढ़ा ना हो गया, फॉर्मूला ना पता हो आपको, बट केवल और केवल आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे आप अपने इंट्यूशन के बेस पे आप एक लॉजिकल गैस लगा के भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल भी पता ना हो फिर भी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये चीज़ केवल और केवल प्रैक्टिस से आती है, राइट। तो लेक ऑफ प्रैक्टिस एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि जिसके कारण मेजॉरिटी फेल होते हैं गेट में ना। उसके बाद आते हैं लेक ऑफ रिवीजन, मतलब जब आप ज़्यादा रिवाइज नहीं करोगे बार बार चीज़ें, तो आप चीज़ें भूलना स्टार्ट कर दोगे, राइट। अब रिवाइज में मैंने जैसे शॉर्ट नोट्स वाले एक वीडियो में पूरा बताया था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है। 7 स्टेप्स में भी मैंने ये चीज़ बात करी है कि 7 स्टेप्स वाले वीडियो में भी कि कैसे रिवाइज करना वगैरह। तो रिवाइज अगर तो आप सही से नहीं करोगे, केवल बाद में एक बार पढ़ लिया फिर केवल बाद में प्रैक्टिस ही करते रहोगे, तो केवल आप जो क्वेश्चंस आपको आएंगे रिपीटेड वे में टेस्ट सीरीज में या प्रैक्टिस करने में, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। बट अब जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप सब्जेक्ट पे फुल लेंथ नोट्स में अब बहुत सारी चीज़ें लिखते हो, बहुत सारी चीज़ें, और उसमें से भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, तो बार बार वो चीज़ें भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। और आप जब रिपीटेटिव मोड में रिवाइज नहीं करोगे तो आप फॉर्मूलाज वगैरह भी आपका याद नहीं रहेगा, और जब गेट में एग्जाम लिखने बैठोगे तो आप जब प्रेशर में होंगे तब आपका फार्मूला भी रिकॉल नहीं होगा। तो आप जब रिपीटेटेड मोड में रिवाइज कर रहे हो, मतलब आप जैसे मैं बताऊं कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई, मेरी शॉर्ट नोट्स मैंने काउंटलेस टाइप रिवाइज की, तो शॉर्ट नोट्स के पूरे इमेजेस मेरे दिमाग में छप गए। तो जब भी क्वेश्चन आता है वो सीधा दिमाग में वो पूरा शॉर्ट नोट्स का इमेज आता है, राइट। नॉट इवन फॉर्मूला बट पूरा इमेज आ जाता है, उसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। तो ऐसे फोटोग्राफिक मेमोरी तभी डेवलप होती है जब आप एक चीज़ को बहुत बार रिवाइज करते हो, बहुत बार पढ़ते हो। तो मैं बताऊं पर्सनली, मेरे को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत रहती थी, फॉर्मूला याद नहीं रहता था, बट विथ टाइम रिपीटेटिव मूवमेंट रिवाइज करने से मेरे को वो चीज़ आ गई। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है कि रिवीजन टाइम टू टाइम प्रॉपर वे में रिवीजन नहीं करने से सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, टेस्ट दे दी, बट रिवाइज ही नहीं किया तो सब चौपट हो गया आपका, राइट। तो एंड टाइम का रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मतलब जो साइक्लिक रिवीजन है जब आप प्रिपरेशन के दौरान कर रहे हो रिवीजन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके कारण आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, और रिवाइजन के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करें, राइट। तो शॉर्ट नोट्स वाला मेरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो आई बटन पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद करते हैं कि फॉलोइंग नॉट इनफ टेस्ट, राइट, नॉट गिविंग इनफ टेस्ट। तो टेस्ट सीरीज में ऐसा रहता है कि इनफ टेस्ट का मतलब क्या है, मेरा कोई नंबर से मैं इनफ नहीं बता रहा। इनफ का मतलब है कि आप चाहे 10 फुल लेंथ दे या चाहे 5 भी दे, बट इफेक्टिवली कितनी दे रहे हैं वो मैटर करता है। मतलब आप जितनी फुल लेंथ दे रहे हो उससे आप क्या सीख रहे हो, मतलब फुल लेंथ में मार्क्स जा रहे हैं तो आप उससे क्या सीख पा रहे हो कि मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, क्या उससे आप एनालिसिस कर पा रहे हो कि कहाँ पे वर्क करना चाहिए, क्या उससे आप वो क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हो कि अच्छा नेक्स्ट टेस्ट में अब मार्क्स कट ना हो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। जब तक आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर टेस्ट सीरीज से टेस्ट देने के बाद आपको नहीं मिलते, तब तक आप टेस्ट देते जाओगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर टेस्ट के बाद ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की ट्राई करो, प्रॉपर एनालिसिस करो। टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस भी नहीं करना, वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, राइट। इसके कारण भी काफ़ी लोगों को मतलब टेस्ट सीरीज का कोई आउटकम नहीं आता है। तो टेस्ट सीरीज का आउटकम तभी आएगा जब आप उसे प्रॉपर वे में एनालिसिस करोगे, और उससे आप सीखोगे कि आपका वीक टॉपिक क्या है, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, आपको कहाँ पे जाके फिर से वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें जब आप जाके समझोगे, जब चीज़ें इम्प्रूव करोगे, चीज़ें रिवाइज करोगे, और जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है उसे सीखोगे, उसे नोट डाउन करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, तभी तो जाके आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे आपके अंदर, तभी तो जाके आप फिर से क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे इससे बेटर वे में, राइट। और तभी जाके आप गेट में अच्छा रैंक ला पाओगे। तो not giving enough number of tests as well as not giving enough
not giving tests in a proper way, not giving a not utilizing test series and not doing proper analysis of test series, right? ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आप मतलब आप कहीं पे भी लैग करते हो और उसके कारण आप अच्छा रैंक नहीं ला पाते। हम नेक्स्ट बात करें फॉलोइंग इररिलेवेंट कंटेंट। इररिलेवेंट कंटेंट से मेरा मतलब है सारा टाइप का इररिलेवेंट कंटेंट, चाहे वो स्ट्रेटेजी वाला इररिलेवेंट कंटेंट हो, चाहे वो टॉपिक मतलब क्वेश्चन का इररिलेवेंट कंटेंट हो, चाहे वो इररिलेवेंट टेस्ट सीरीज हो, चाहे फॉलोइंग इररिलेवेंट वीडियोस लेक्चर हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो क्या वो कोचिंग वाले क्या सही प्रॉपर टू द पॉइंट गेट का पढ़ा रहे या इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ा रहे, क्या वो सारी चीज़ें गेट रिलेवेंट पढ़ा रहे या फिर कुछ चीज़ें नहीं कवर कर रहे, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी जगह पे पूरा मतलब 100% टू द पॉइंट गेट ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते और मतलब काफ़ी चीज़ें छूट भी जाती है, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। अब जब मतलब आप फिर क्या कर रहे हो कि वहाँ पे कोचिंग लेके आप एटलीस्ट जो चीज़ है आपका टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, राइट? अब जब आपका वहाँ से कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा है, जब आपको खुद को ही ज़्यादातर चीज़ें पढ़नी है। मैंने देखा है जैसे काफ़ी लोग एकदम जो छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते और वहाँ के स्टूडेंट्स भी रैंक लाते हैं, नो डाउट, बट मेजॉरिटी लोग खुद से पढ़ के रैंक लाते हैं, राइट? तो जब चीज़ें आपको खुद से ही पढ़नी है तो आप कोचिंग में जाके पैसे और टाइम, मेन तो इंपॉर्टेंट है कि टाइम, अब जाके आप 3 घंटे पढ़े और आपको पता लगा कि वहाँ से आप कुछ सीखे नहीं, नॉट ओनली इन जस्ट कोचिंग बट इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी यूट्यूब लेक्चर्स, क्या वो गेट के रिलेवेंट है या नहीं है, वो चीज़ आप फाइंड करो। मतलब क्या किसी ने उसको पढ़ के अच्छा रैंक, केवल उसको पढ़ के, राइट? क्योंकि रैंक तो लोग मतलब ला देते, उसको पढ़ के उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ के लाते, बट केवल उसको पढ़ के क्या उसका गेट में हेल्पफुल रहा है, अब उससे पूछे, अगर रहा है तब जाके उस चीज़ को फॉलो करें। सॉल्विंग अप रिलेवेंट क्वेश्चंस, राइट? मतलब आप जाके रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। जैसे गेट में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और ईएसी मीन्स में ईएसी प्रीलिम्स में थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अब थियोरेटिकल क्वेश्चंस को आप ज़्यादा फोकस करोगे वहाँ पे तो वो आपके गेट के लिए तो इररिलेवेंट हो गया, राइट? तो सॉल्विंग रिलेवेंट क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सॉल्विंग अ प्रॉपर रिलेवेंट वीडियो लेक्चर और ऑफलाइन लेक्चर कोचिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सॉल्विंग गिविंग अ रिलेवेंट टेस्ट सीरीज। काफ़ी टेस्ट सीरीज में रिलेवेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, नो डाउट, वो सारी टेस्ट सीरीज अच्छी है, बट फिर इररिलेवेंट क्वेश्चन पे आप स्टक हो गए तो चीज़ गलत है। आपको देख लिया, टेस्ट दे दी, आपको टेस्ट का पूरा एनालिसिस कर दिया, आपको जो जो क्वेश्चंस लग रहे हैं ये रिलेवेंट है, छोड़ दो उसे, उस पर टिके मत रहो, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब आपको मतलब आप गेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिलेवेंट कंटेंट क्या है, रिलेवेंट कंटेंट क्या है, राइट? तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पता लगना चाहिए कि रिलेवेंट है तो छोड़ देना चाहिए, राइट? एंड फॉलोइंग इररिलेवेंट स्ट्रेटेजी। मार्केट में स्ट्रेटेजी बनाने वाले बहुत है, जिसने खुद ने कभी गेट में रैंक नहीं लाया वो भी आपको स्ट्रेटेजी बना के दे देंगे, हाउ टू अचीव सिंगल डिजिट रैंक, हाउ टू अचीव अंडर 100 रैंक। अरे आपको कैसे पता है कि अंडर 100 रैंक कैसे लाना है जब आपने खुद ने अंडर 100 कभी लाया नहीं है, राइट? तो फॉलोइंग इररिलेवेंट स्ट्रेटेजी कैन ऑल्सो मेक अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इन स्ट्रैटेजी वे, कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये करना वो करना वो करना वो करना। आप ज़्यादा चीज़ें रिलेवेंट चीज़ों में दिमाग लगाएंगे स्ट्रैटेजी बनाने में, ये करना है वो करना है, क्या करना है नहीं करना है, राइट? तो आप पढ़ाई पे कहाँ पे कब फोकस करेंगे? तो आपका मेन मोटिव तो है पढ़ाई करना, ना ही कि स्ट्रैटेजी ही बनाते रहना, राइट? तो स्ट्रैटेजी ज़्यादा रिलेवेंट फॉलो मत करो, सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो। कुछ नहीं है, केवल जो मैंने बताई 7 स्टेप्स, केवल 7 स्टेप्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, फिर नोट्स बनानी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर टेस्ट सीरीज देनी है, शॉर्ट नोट्स बनानी है, रिवीजन करना है, एंड आपका जो वीक टॉपिक है उसको रेक्टिफाई करना है। इतनी चीज़ें करनी है, आप उस चीज़ को आपके कोई भी वे में कर लो, सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ों में अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो, टू द पॉइंट रहो, राइट? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होते हैं गेट के अंदर, आप मतलब काफ़ी इररिलेवेंट टॉपिक्स में चले जाओगे, काफ़ी इररिलेवेंट डिस्कशन में चले जाओगे। काफ़ी लोग होते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर पूरे टाइम डिस्कशन ही करते रहते हैं और सॉल्यूशन ही मतलब
सॉल्व पर फिर प्रैक्टिस ही कर रह जाती, एक क्वेश्चन पे अटक के रहते। अब चलो ठीक है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गेट में आ गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दो, आपको नहीं आता, बट उसके अंदर आप अपने 200 आवर्स वेस्ट कर दिए, उसका क्या, मतलब उसके अंदर नॉट 200 आवर्स बट मतलब ज़्यादातर टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसके उतने टाइम पे तो आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर कर सकते थे। तो इसके कारण आप इररिलेवेंट डिस्ट्रैक्शन से बचे एंड फॉलो एकदम रिलेवेंट कंटेंट फॉलो कर रहे, राइट। अच्छे लोगों के गाइडेंस ले, जो जिसने एक्चुअल में अच्छा रैंक लाया है उसके गाइडेंस ले। आप कहीं पे कोई भी कोचिंग वगैरह रह रहे तो उसके फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी जगह से कोचिंग ले, तो उसके फैकल्टीज़ के मेंटरशिप में आप फैकल्टीज़ के मेंटरशिप को फॉलो कर रहे, राइट। तब जाके आप आलतू फालतू चीज़ों से भटकेंगे नहीं और फोकस रहेंगे अपनी गेट की प्रिपरेशन पे। नाउ नेक्स्ट बात करें थिंकिंग मच ऑन बैकअप प्लान्स। लोगों के दिमाग में गेट देने से पहले, मतलब मेरे काफ़ी लोग ऐसे फ्रेंड्स, गेट देने से पहले गेट के फेलियर के 10 बैकअप प्लान्स बना के, अच्छा गेट में तो रैंक आएगा नहीं, या फिर गेट में रैंक नहीं आया तो ये कर लेंगे, प्लेसमेंट ले लेंगे, फॉरेन स्टडीज़ में चले जाएंगे, MBA कैट कर लेंगे, दूसरी SSC JEE की प्रिपरेशन कर लेंगे, और लो लेवल की प्रिपरेशन कर लेंगे, PS पब्लिक सर्विस कमीशन की दे देंगे, बहुत चीज़ें रहती है, राइट। और जब आपके दिमाग में बैकअप प्लान आना शुरू होता है कि चलो गेट में नहीं हुआ तो फॉरेन चले जाएंगे, तो फिर आपका मेन फोकस गेट से हट के फॉरेन स्टडी पे घुस जाता है। नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग हियर कि वो बैड है या ये अच्छा है, राइट। बट अब जब आपको लगता है कि भाई आपको गेट में अच्छा रैंक लाना है तो आप बाकी चीज़ों पे भूल जाओ। मतलब जब तक आप गेट नहीं देते, ठीक है, दिमाग में रखना इज़ फाइन, मतलब ऐसा तो नहीं है कि गेट के बाद आपका पूरा टाइम चला ही जाएगा, गेट के बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा ही बाकी चीज़ों पे सोचने के लिए, कि ऐसा तो नहीं कि गेट एग्जाम देके आपको सेकंड डे ही आप फेल हो गए और थर्ड डे ही आपको कुछ बैकअप प्लान चाहिए, कुछ जॉब चाहिए या कुछ और एमटेक की चाहिए। आपके पास ऑफिस सफिशिएंट टाइम रहेगा गेट के बाद, तो गेट तक आप बाकी चीज़ों पर सोचना बंद कर दीजिए, केवल गेट पर फोकस करें, केवल गेट के फोकस करें, बाकी चीज़ों पर बिल्कुल फोकस ना करें। अच्छा चलो ठीक है, आपके कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट आता है, आप बैठे प्लेसमेंट के अंदर होता है, उसको लेके साइड में रख दीजिए, उस पे फोकस, उसको प्रायोरिटी बना के मत रखिए। मतलब प्लेसमेंट पे प्रायोरिटी बना के रखते, प्लेसमेंट मिल जाता है, फिर गेट के लिए कोई प्रिपरेशन करता ही नहीं, चिल हो जाता है, और वो मानते हैं कि चलो अब गेट में तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई, तुम प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आएगा। प्लेसमेंट हटाओ साइड में, गेट पे फोकस करो, राइट। प्लेसमेंट में मैं ऐसा नहीं बोला कि प्लेसमेंट आ रहा है तो बैठो मत, प्लेसमेंट में बैठो, बट प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी तो प्रिपरेशन भी करो टाइम निकाल के थोड़ा, बट उसको फोकस मत, उसको प्राइमरी बना के मत रखो। उसके कारण जो गेट का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको हटाओ। अब पहले से, जैसे आप अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा है तो आप पहले से क्यों नहीं ट्राई कर सकते कि 6 महीने पहले से ही थोड़ा करके प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर ले, तब जब जाके प्लेसमेंट फाइनल आता है तो प्लेसमेंट में आप गेट से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए भी आप प्लेसमेंट हो जाए, और उसे अगर हो गया तो उसे लेके साइड में रख दो और फिर गेट दे दो, राइट। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी रहती है, और भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन रहती है कि गेट नहीं हुआ तो फॉरेन स्टडी जाएंगी, राइट। ऐसे लोग काफ़ी रहते, तो नहीं हुआ तो आपका पहला प्लान तो ऐसा था ना कि गेट दे के आपको यहाँ पे इंडिया में रहना है, तो उस पर फोकस करो ना। नहीं हुआ का क्यों सोचते हो, जब नहीं होगा तब सोच लेना। और अगर आप अभी से वो चीज़ों सोची मत कि नहीं हुआ, और अभी से आप उस पर 100% दोगे तो नहीं होने का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, कांट हैंडल दोज 3 आवर्स, राइट। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है, मेरे साथ भी थोड़ा बहुत हुआ था 21 के अटेम्प्ट पे, कि वो 3 आवर्स के अंदर थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, थोड़ा टेंशन ले लेते हैं, और मतलब या फिर क्या कहते हैं कि प्रिपरेशन बहुत सही से की है, सब पता है कहाँ से कैसे करना है, वो चीज़ गेट में जाके इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मेन चीज़ रहती है प्रेशर, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसके कारण उनके 3 आवर्स जो एक्सपेक्ट उन्होंने किए थे उस वे में वो वहाँ पे जाके डिलीवर नहीं कर पाए। अब मेन उसका रीज़न ये भी है कि आपने जो पहले वाले जो जितने भी स्टेप्स है, मतलब जितने भी पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स मैंने कवर किए, उसमें से आप सही सब चीज़ें एकदम सही से नहीं करोगे तो चांसेस है कि आप 3 आवर्स में सही से वो 3 आवर्स मैनेज ना कर पाओ। बट इवन आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स परफेक्ट, ऐसा हो सकता है कि आप 3 आवर्स को सही से मैनेज ना कर पाए, राइट। उसके कारण भी आपका रैंक नहीं आ सकता। तो मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि मेन रीज़न जो प्रेशर है, वो प्रेशर अपने आप पे मत रखिए। प्रेशर ना रखने का एक सॉल्यूशन ये है कि आप, जैसे मैंने बताया
कि बैकअप प्लान के बारे में ज़्यादा मत सोचे, बट ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन मत सोचे, बट जस्ट बिफोर गेट एग्जामिनेशन आप ज़रूर सोचिए कि गेट में आप ऐसा दिमाग लेके जाए, ऐसा माइंडसेट लेके जाए कि अच्छा चलो ठीक है, ये नहीं हुआ तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस ज़रूर है, राइट। तो बैकअप ऑप्शन आपको रोकेगा प्रिपरेशन करने से, प्रेशर लेने से ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ना करे, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करे कि चलो ठीक है, अगर आपको एमटेक करना है, अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आता है गेट में, आपको थोड़ा लोअर आईआईटी मिल जाएगा, बट वहाँ से भी आपका फ्यूचर ब्राइट है ही। ऐसा नहीं है कि केवल टॉप जगह से ही आप एमटेक करोगे तो ही है। अच्छा चलो आपको पीएसयू चाहिए, तो केवल ऐसा तो नहीं है कि केवल गेट से ही पीएसयू आती है, और भी काफ़ी सारी पीएसयू जो खुद के एग्जाम से आती है, और भी कुछ पीएसयू जो लोअर गेट स्कोर से शॉर्टलिस्ट करती है और उसमें चांसेस बनते हैं, राइट। और जैसे एमटेक करना है तो फॉरेन में भी ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस है, तो गेट खराब होगा तो उससे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो उसके ऐसी माइंडसेट लेके जाओगे गेट के अंदर, तो आपका चांसेस है कि गेट में प्रेशर नहीं बनेगा। आप एक जो जिद बनी थी पूरे प्रिपरेशन ड्यूरेशन के दौरान कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, वो जिद आपका एग्जाम के अंदर हटा दो, वरना आपके पास प्रेशर बहुत आएगा। जैसे मेरा था 21 के अटेम्प्ट के अंदर ही, कि मेरा जिद था कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा रैंक लाना है, बहुत अच्छे में मैं सिंगल डिजिट एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर बोला कि सिंगल डिजिट नहीं भी आता तो एट वर्स्ट केस 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये जिद थी। तो उसके कारण मैंने प्रिपरेशन बहुत सही से की, बट लास्ट मोमेंट में प्रेशर ले लिया, और एक्चुअल में प्रेशर ले लिया तो एक्चुअल में आया ही नहीं। जबकि मैं वो प्रेशर नहीं लेता, वो जिद नहीं होती एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो शायद आ भी जाता उसी साल, राइट। बट एनीवेज इस साल में आ गया, क्योंकि इस साल मेरे को ऐसा प्रेशर नहीं था, राइट। तो ये सब चीज़ों की वजह से आप वो 3 आवर्स सही से हैंडल कर पाओगे अगर आप ऐसा माइंडसेट रखोगे। तो हाँ, तो वो 3 आवर का पूरा गेम आपके माइंडसेट पे है, राइट। एंड लास्ट, फुल एंड फाइनल, बैड लक, राइट। बैड लक किसी भी साथ हो सकता है। मेरी खुद की हेल्थ ख़राब हो गई थी 21 के एग्ज़ाम के दौरान, राइट। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे। मेरे एक फ्रेंड को साथ एक बार इसी साल ऐसा हुआ था कि माउस उसका वर्क नहीं कर रहा था, और उसके कारण क्या हुआ कि वो चेंज करवाने में उसका टाइम चला गया, और टाइम वहाँ पे स्टॉप भी नहीं हुआ। एंड ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। आपका रैंक 10 फैक्टर्स, मतलब आपके रैंक डिसाइडिंग करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। 10 फैक्टर आपके हाथ में, तो सामने 20 फैक्टर ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, राइट। आप बैड लक में बिलीव करें या ना करें, बट आप ये चीज़ ज़रूर बिलीव करें कि आपकी सक्सेस को डिफाइन करने में एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं होते हैं, राइट। तो इंस्टेड ऑफ लाइक फोकसिंग ऑन दैट एक्सटर्नल फैक्टर, आपके हाथ में जो है आपने परफेक्ट कर लो। अब आपके हाथ में जो मतलब परफेक्ट हो गया, बट बाकी के एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके फेवर में नहीं रहे, तो आपका रैंक नहीं आएगा, दैट इज़ फाइन, बट ठीक है। बट इनकेस अगर आपके हाथ में जो फैक्टर्स थे वो सही कर लिए, तो एक एग्जाम के अंदर नहीं तो दूसरे एग्जाम के अंदर आप डेफिनेटली अच्छा कर ही लोगे। आपने एक बार सही से प्रिपरेशन करी है तो वो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं काम आएगी ही। और इनफैक्ट आपने एक बारी जब हार्डवर्क करने की आदत डाल ली है, तो हार्डवर्क करने की आदत, जो आपकी वर्क एथिक्स डेवलप हुए, वो वर्क एथिक्स आपके लाइफ में हर एक स्टेज में काम आएंगे। आपके जो कॉन्फिडेंस आपने डेवलप किया है, वो कॉन्फिडेंस आपके हर स्टेज में काम आएगा। तो इनकेस अगर आपका लक खराब होता है, आपका रैंक खराब नहीं होता, बट आपने प्रिपरेशन सही से की है, तो आपका डेफिनेटली फ्यूचर में कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही, और आपका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होगा ही। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, यू शुड फोकस ऑन योर what is there in your hand and give 100% in that, right? अब जैसे बैड लक का मैं एग्जांपल दे दूं कि काफ़ी ऐसे होंगे कि जैसे आपने सिलेबस कवर किया, कुछ वीक टॉपिक्स रहेंगे, तो आपके वीक टॉपिक्स अलग रहेंगे, मेरे वीक टॉपिक्स अलग रहेंगे। मेरे वीक टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ गया और मैं नहीं बना पाया, बट अब वो आपके वीक टॉपिक्स में से क्वेश्चन ही नहीं आया, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं हुई। ऐसा रहता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं, राइट। तो दैट्स वाई योर सक्सेस इज in your hand, definitely in your hand, but more than that, आप जितना आपके हाथ में, उससे काफ़ी ज़्यादा आपके सराउंडिंग फैक्टर्स के हाथ में है। तो आप उस पर सारी चीज़ें छोड़, मतलब जितना डेस्टिनी वगैरह पे आप सारी चीज़ें छोड़ दे, और आप जितना आपके हाथ में उतना 100% दें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इवन आफ्टर डूइंग अ प्रिपरेशन, सच अ गुड प्रिपरेशन, काफ़ी सारे लूप होल्स की वजह से फेल हो जाते हैं। और आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में ये सारे पॉइंट्स को ना आने दें, और आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी बहुत अच्छे से करें, ताकि आप भी गेट में मेरे जितना अच्छा रैंक ला पाए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।